नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी भाई बहन हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सभी विद्यार्थी लगातार शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास से जुड़े रहें। और आज आपके लिए मैं तीसरी यूनिट को चालू कर रहा हूं और हमने 2 यूनिटों को कंप्लीट पढ़ा दिया है। यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट बनाई गई है। साथ ही साथ में जैसे ही ये सब्जेक्ट पूरा होता है इसके यूनिट वाइज आपको मैं टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा और लगभग 5000 प्रश्नों को मैं करवाऊंगा शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। ये मेरा दावा है आप सभी से। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं नोट्सों को डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग प्ले स्टोर से खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे और क्लास से भी आप लोग रेगुलर देखते रहें ताकि आपको शिक्षा मनोविज्ञान की लैंग्वेज समझ में आती रहे। और इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, दूसरा टॉपिक है हमारा समायोजन के बारे में और तीसरा पढ़ेंगे द्वंद्व के प्रकार के बारे में। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी कंटेंट जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार है, चाहे वो रीट प्री का कोर्स है चाहे रीट मेंस का कोर्स है। ओनली और ओनली केवल और केवल लेवल 1 के लिए है ये। और लेवल 1 के विद्यार्थियों को मैं पूरी तहे दिल से आपकी सहायता करूंगा, चिंता मत कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी घर बैठे हैं उनको निःशुल्क तैयारी कराने का दावा मेरा है। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट कर देते हैं यूनिट नंबर 3। और सभी विद्यार्थी अब वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सभी को पता है कि यूनिट नंबर 3 का नाम है हमारी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक आरोग्य विज्ञान या दिमागी आरोग्य विज्ञान। मेंटली हाइजीन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये मानसिक स्वास्थ्य शब्द दिया किसने था, बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करेंगे हर चीज़ की। और 2 यूनिटों के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी गई है यूट्यूब चैनल पर, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। चलेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो शब्द था साथियों, इस शब्द का प्रयोग किया गया था 1908 में। किसके द्वारा? किलफोर्ड बियर्स के द्वारा। किलफोर्ड बियर्स के द्वारा इस मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना है। और किस पुस्तक में किया था? ये पुस्तक का नाम एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पुस्तक याद रखना, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। कौन सी पुस्तक है? क्लिफोर्ड बियर्स की ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्लियर? ये आपको याद होनी चाहिए पुस्तक और इस मनोवैज्ञानिक के नाम। इस पुस्तक के परिणाम स्वरूप अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए बताओ, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अमेरिका के अंदर हुई थी। आपको क्लास में ही याद होना चाहिए, जहाँ पर मैं आपको अब इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको याद होना चाहिए। इस परिषद के मुख्य रूप से 3 कार्य थे। कौन कौन से थे? पहला था मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा काम था मानसिक रोगों की रोकथाम करना और तीसरा काम था मानसिक रोगों का उपचार करना। तो ये 3 काम इस मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद के कार्य थे। अब हेडफील्ड ने एक परिभाषा दी, हेडफील्ड साहब ने एक परिभाषा दी थी साथियों इस मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो सुनिएगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से तात्पर्य है कि मानसिक स्वास्थ्य की रखरखाव व मानसिक विकृतियों से बचाव करना। ये क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। तो ये परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की 2-3 परिभाषा बताऊंगा और वो आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। दूसरी परिभाषा दी थी साथियों क्रो एंड क्रो ने, और ये इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक भी है साइकोलॉजी के अंदर। इसकी सबसे ज़्यादा परिभाषा आपको देखने को मिलेंगी। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबंध रखता है। क्या रखता है? मानवीय संबंध से संबंध रखता है। तो ये आपको याद रखना है कि मानसिक आरोग्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबंध है। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है। आगे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटली हेल्थ क्या चीज़ है? तो याद रखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य रोगों एवं दोषों का अभाव तथा मानसिक कार्य व्यवस्था के उचित संचालन से होता है। ये मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनके व्यवहार में संयम, संतुलन व एकरूपता पाई जाती है। निर्णय करने की क्षमता उनमें पाई जाती है। आकांक्षा का उच्च स्तर पाया जाता है तथा सकारात्मक सोच उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ये तो आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं। इसके विपरीत अब देखिएगा, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, अगर व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा
तो उसकी परिभाषा क्या दी है? मानसिक स्वास्थ्य के विपरीत जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वे हमेशा मानसिक रोगों के शिकार होते हैं, बाधाओं को देख करके घबरा जाते हैं, आकांक्षा की उनमें कमी होती है और नकारात्मक सोच उनमें पाई जाती है। वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। असंतुलन की स्थिति में वो हमेशा रहते हैं और अंधविश्वासों के शिकार होते हैं तथा गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं। ये साथियों गिरगिट शब्द है, याद रखना। गिरगिट जिस तरीके से अपना रंग बदलता है उनकी भी मानसिक स्थिति हमेशा बदलती रहती है। अब हेडफील्ड की एक परिभाषा है, देखिएगा। हेडफील्ड ने दूसरी परिभाषा क्या दी थी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के? व्यक्ति की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है हेडफील्ड की, कि व्यक्ति की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को हम क्या कहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। और लैडेल ने क्या परिभाषा दी है कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है परिपक्वता के धरातल पर वातावरण के साथ सामंजस्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। अब आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इतना पढ़ना है, इतना ही हमारे सिलेबस में है और ये मैंने कंप्लीट आपको पढ़ाया। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या परिभाषा निकल के आई थी और किस मनोवैज्ञानिक ने इसके शब्द की खोज की थी और किस पुस्तक में की थी, इतना ही अपने सिलेबस में है और इतना ही मैक्सिमम है। ये किसी भी पुस्तक को आप उठा के पढ़ लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट यानी समायोजन। सामंजस्य क्या है? तो समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने को ही हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। साथियों ये परिभाषा किसने दी थी? शेफर के द्वारा दी गई थी। कौन थे इस परिभाषा को देने वाले? शेफर थे। ये आपको याद रखना है कथन समायोजन का। उसके बाद एक परिभाषा गेट्स और उसके साथियों ने भी दी थी कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर के असामान्य व्यवहार करने लगता है। इसी असामान्यता की स्थिति को कुसमायोजन या फिर मानसिक रोग ग्रस्तता कहते हैं। देखो समायोजन का विपरीत अर्थ क्या है? कुसमायोजन। क्या होगा उसका विलोम शब्द? कुसमायोजन। तो जो व्यक्ति असामान्यता की स्थिति में हो जाता है वो या तो कुसमायोजन के शिकार होते हैं या मानसिक रोग के ग्रस्त होते हैं। ये परिभाषा साथियों गेट्स और उसके अन्य साथियों ने दी थी। अब मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं व्यक्ति के अंदर? देखिए सबसे पहले आपको याद रखना तनाव। तनाव क्या है? तो ये भी आपको हम पढ़ाएंगे। दुश्चिंता का शिकार हो सकता है व्यक्ति, दबाव में आ सकता है व्यक्ति, भगनाशा व कुंठा का शिकार हो सकता है, द्वंद्व व संघर्ष की स्थिति से व्यक्ति शिकार हो सकता है। तो ये 5 रोग आपको पढ़ने हैं और इनकी परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए तनाव क्या है? तनाव का मतलब टेंशन। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता और असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार होता है। अब एक एक शब्द में अंतर समझना आप लोग। जब व्यक्ति अपनी समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा और तनाव का शिकार हो जाता है। तो ये हमारी तनाव की परिभाषा है। दूसरा है दुश्चिंता। दुश्चिंता किसको कहते हैं? कि जब व्यक्ति अचेतन मन में दबित इच्छा चेतन मन में लाने का प्रयास करता है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। यानी कि जब व्यक्ति के अचेतन मन में कोई बात या कोई इच्छा दबी रहती है और उस दबी हुई इच्छा को अचेतन मन से चेतन मन में लाने का प्रयास करेगा तो उस स्थिति में व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दबाव। ठीक है, प्रेशर, स्ट्रेस क्या चीज़ है? देखिए सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय दबाव उत्पन्न होता है। दबाव कब उत्पन्न होगा? या तो सफलता होगी या असफलता होगी अथवा आत्मसम्मान की रक्षा के समय व्यक्ति में दबाव उत्पन्न होगा। अगर इसको हम सिगमंड फ्राइड के अनुसार देखें तो देखिएगा दबाव क्या बताया सिगमंड फ्राइड ने। जब ईगो एड पर आच्छादित हो जाता है तो व्यक्ति में दबाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? जब अहम जो होता है वो हमारे एड पर क्या हो जाता है? हावी हो जाता है या आच्छादित हो जाता है, उसको दबा देता है तो व्यक्ति उस स्थिति में दबाव पर आ जाएगा। भगनाशा या कुंठा की परिभाषा देखिए। बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराशा
उत्पन्न उसमें हो जाती है, और इस निराशा को ही मनोवैज्ञानिकों ने भग्नाशय या कुंठा कहा है। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी, अच्छी परिभाषा है कि जैसे आप लोग बार बार प्रयास कर रहे हो, रीट का एग्ज़ाम बार बार दे रहे हो, फिर भी आप सेलेक्टेड नहीं हो पा रहे हो, बार बार आपको असफलता हाथ लग रही है, तो इस स्थिति में आप लोग निराश हो जाओगे। और इस निराशा की स्थिति को ही साइंटिस्टों ने, साइकोलॉजिस्टों ने क्या नाम दिया था? भग्नाशय या कुंठा की स्थिति बताया था। अब बात करेंगे द्वंद्व व संघर्ष। द्वंद्व क्या होता है और संघर्ष क्या होता है, एक ही बात है। तो द्वंद्व की परिभाषा क्या दी? जब एक साथ दो अवसर उपस्थित हो जाते हैं और चयन किसी एक का करना होता है, तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। कि भाई आपके पास दो तरह की वैकेंसी आई, एक तो आपके पास रीट की वैकेंसी आई, दूसरी आपके पास सेकंड ग्रेड की आई। तो बच्चा अब इसमें कन्फ्यूजन करने लगेगा कि भाई मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या रीट की करूं। उसके पास दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन चयन किसी एक का करेगा, वो मुख्य रूप से तैयारी किसी एक की करेगा। तो इस स्थिति के अंतर्गत जो व्यक्ति के पास अवस्था बनेगी, ठीक है ना, किसी एक का चयन करेगा, तो वो स्थिति हो जाएगी आपकी द्वंद्व की अवस्था। मतलब दो स्थितियों में आपस में टकराव हो रहा है और दोनों स्थितियों में से व्यक्ति किसी एक को चूज करेगा, तो वो स्थिति कहलाएगी आपकी द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति। अब देखिएगा यहाँ पर हम द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग याद रखिएगा इसका। इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना, हम जो पढ़ रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य में। द्वंद्व आपको मैंने बता दिया। अब द्वंद्व कितने प्रकार का होता है आपको यहाँ पर समझना है। तो द्वंद्व आपके 3 या 4 प्रकार के मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहला द्वंद्व है हमारा उपागम उपागम द्वंद्व, और इसी के अन्य नाम भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न को कैसे भी घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ सकता है, डरना नहीं है। उसी वजह से मैंने यहाँ पर उपागम उपागम के भी अन्य नाम लिखे हैं। तो साथ ही जो उपागम उपागम द्वंद्व है उसको हम पद्धति द्वंद्व भी कहते हैं, ग्राह्य अंतर्द्वंद्व भी। देखो अंतर्द्वंद्व और द्वंद्व एक ही शब्द है, तो यहाँ पर ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ये एक ही द्वंद्व के नाम है, उपागम उपागम, पद्धति और ग्राह्य। कहते किसको हैं कि जब दोनों परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, अर्थात दोनों परिस्थितियां कैसी हों, सकारात्मक हों, धनात्मक हों, अपने ही पक्ष में हों, तो उस स्थिति में व्यक्ति उपागम या पद्धति या ग्राह्य द्वंद्व का शिकार हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग समझेंगे कि दो लड़कियां खूबसूरत हैं, एक लड़का है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा जाता है कि ये दोनों लड़कियां खूबसूरत हैं, आप लोग इनमें से किससे शादी करना चाहोगे? तो दोनों ही खूबसूरत हैं। अब लड़का जो है वो इस चक्कर में पड़ रहा है कि अब उसके लिए किस लड़की को चूज किया जाए। वो अब ये तय नहीं कर पा रहा है कि मुझे कौन सी लड़की से शादी करना है। तो अगर व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति हो जाती है कि दोनों ही सकारात्मक स्थिति है, दोनों ही लड़की खूबसूरत हैं और वो दोनों से ही शादी करना चाहता है, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट तो ये निकलेगा कि करेगा किसी और एक से। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उपागम या पद्धति या ग्राह्य अंतर्द्वंद का शिकार होगा। वो दोनों परिस्थिति उसके अनुकूल होगी। समझ में आया आपके? दूसरा है हमारा परिहार या वर्जन अंतर्द्वंद। ये इसके दोनों नाम याद रखना, परिहार कह लो चाहे वर्जन कह लो। तो देखिएगा जो हमारा यहाँ पर उपागम जो शब्द था वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, धनात्मक है, सकारात्मक है, और जो परिहार है वो हमारा नेगेटिव शब्द है। कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है ना, और वर्जन भी नेगेटिव है। अगर ये आपको द्वंद्व दिया जाए परिहार या वर्जन अंतर्द्वंद, तो इस स्थिति में क्या होगा, इन दोनों ही परिस्थितियां हमेशा प्रतिकूल होती है। भाई परिहार दोनों तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। उदाहरण के लिए तौर पर समझें, इधर गिरे तो कुआर उधर गिरे तो खाई। व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि भाई दोनों तरफ ही मामला ख़राब है, तो उसको अब चूज करने में, इसी स्थिति को सेलेक्ट करने में अब उसे परेशानी आएगी। दोनों तरफ ही खतरा दिखाई दे रहा है, उसको हम कहेंगे परिहार या वर्जन अंतर्द्वंद। अब एक स्थिति ऐसी आती है कि एक तरफ तो पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव है, एक तरफ फायदा है, दूसरी तरफ नुकसान है, तो उसको हम कहेंगे उपागम परिहार अंतर्द्वंद। इसको हम पद्धति वर्जन अंतर्द्वंद कह सकते हैं, कुछ भी नाम आ जाए। जब एक परिस्थिति अनुकूल हो और दूसरी परिस्थिति प्रतिकूल हो, उस स्थिति में क्या कहेंगे, उसको हम उपागम या परिहार अंतर्द्वंद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझें आप लोग, जब लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता
अपनी पसंद से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। तो बताओ, अब लड़के की सोच जो है वो किसी और लड़की से, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है, तो ये तो उसका हो गया उपागम द्वंद्व। लेकिन जब पिताजी या माता पिता खुद की पसंद से लड़के की शादी करना चाहते हैं, तो साथियों वो हो गया उसका नेगेटिव अंतर्द्वंद। कहने का मतलब, लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी तो करना चाहता है, तो वो तो खुद की पॉजिटिव सोच है, लेकिन माता पिता के द्वारा जो सेलेक्ट की गई लड़की है उससे शादी करना नहीं चाहता क्योंकि उसके लिए नेगेटिव है, तो वो कहलाएगा परिहार अंतर्द्वंद। समझ में आ गया? तो ये एग्जाम्पल आपसे ऐसी तरीके से पूछा जाएगा और पूछेगा इनमें से निम्न में से कौन सा द्वंद्व यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अगला है बहु उपागम परिहार अंतर्द्वंद। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस समय कि जब दो या दो से अधिक परिस्थितियां अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। जब एक से अधिक, दो या दो से अधिक परिस्थितियां ऐसी हों जो हमारे अनुकूल भी हों तो प्रतिकूल भी हों, तो उसको कहेंगे उपागम परिहार। तो क्या लग रहा है शब्द बहु, मल्टीपल पोजीशन है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और कल का जो लेक्चर हमारा होगा बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी है, और आप सबको पढ़ेंगे हम मानसिक मनोरचनाएं, समायोजन तंत्र कह सकते हैं, इनको हम रक्षात्मक युक्तियाँ कह सकते हैं। प्रश्न यहाँ से 101% एग्जाम में आता है। तो कल का टॉपिक आपको इंटरेस्टेड है, कल का जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारे के सारे जो लेक्चर होंगे हमारे और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और मनोविज्ञान आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। आप लोग सभी क्लासों को देखते रहें, नोट्सों को डाउनलोड कर लें। मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, एक साथ मैं आपको प्रेशर देने वाला नहीं हूँ। आराम से पढ़िएगा, तसल्ली के साथ में। छोटे छोटे मैंने वीडियो बनाए हैं ताकि आपको भी समस्या नहीं आए और मुझे भी बनाने में ज़्यादा टाइम खर्च ना हो, और आपका सिलेबस समय से पहले हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। 3 से 4 महीने आपको सिलेबस में लगेंगे बस। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप लेटेस्ट जुड़े हो तो।